छात्रों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। कहा जाता है मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। मेरे दोस्त, हौसला अगर आपका मजबूत रहेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती है। आइए आज हम आप सभी के डिमांड पर, आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दिया गया है दो चरों में रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आज यह एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम लोग को एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसका 3.1 से लेकर के 3.6 तक का सॉल्यूशन आपको हमें हमारे द्वारा जो है आपको हमारे ही अपने YouTube चैनल आइडियल 30 क्लासेस पर मिलेगा। और उम्मीद करते हैं कि छात्रों का डिमांड था कि सर एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का वीडियो जरूर बनाया जाए, और इसीलिए बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जिनको भाषा वाले जब प्रश्न आते हैं तो उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है दोस्त कि आप इस वीडियो को देख करके और भाषा वाले प्रश्न पर आप अपना कमांड बनाएंगे और आपको कतई भी आपको जो है देखेंगे कि भाषा वाले प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आइए आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहें। सबसे पहले हम लोग जो है आज कंसेप्ट पढ़ते हैं, और इसके बाद तब हम लोग जो है कंसेप्ट पढ़ने के बाद मेरे मित्र, कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही हम लोग फिर से यहाँ पर जो है इसके बाद देखेंगे, इसके एक एक प्रश्नों को देखेंगे। तो मेरे दोस्त आज आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आइए हम लोग बातें करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर जो है आगे हम लोग एक एक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं आज। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे दोस्त, चैप्टर नेम जो है वह है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण, या ऐसे कह सकते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों में रैखिक समीकरण। मेरे मित्र, यहाँ पर यह चैप्टर जो है लैंग्वेज को लेकर के बच्चे काफी इस चैप्टर में परेशान होते हैं। यह आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन इसमें मिलेगा। यहाँ जो चैप्टर आपका होगा अध्याय 3, और यहाँ पर जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले मेरे मित्र हम लोग देखेंगे लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। आखिर यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म, यानी इसी को सामान्य रूप कहते हैं। सामान्य रूप इसको बोला जाता है कि लीनियर इक्वेशन जो होगा, दो चरों में लीनियर इक्वेशन जो होगा वो आखिर कैसा दिखेगा। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि लीनियर इक्वेशन जो होगा वह इस रूप का होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप का होगा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यह आपका लीनियर इक्वेशन का समान रूप होता है। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, तो लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। या आपके ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। जहां पर एक्स जो होता है मेरे मित्र, यहां आप देखेंगे कि एक्स क्या है, तो एक्स मेरे मित्र यह आपका वेरिएबल नंबर, यह वेरिएबल। वाई भी क्या है, यह भी वेरिएबल, यह भी वेरिएबल, मतलब इसका मान यह बदलता रहता है, एक्स वाई का मान। जबकि ए क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक, एक्स का
गुणांक कहिए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स कहें तो a जो होता है वह x का गुणांक, उसी तरह से b क्या है, तब b जो है y का गुणांक, b मेरे मित्र y का गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ y इसे कह सकते हैं। और c क्या है, तो इसी को बोलते हैं अचर पद, अचर पद या इसी को कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो याद रखेंगे मेरे मित्र कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0 होता है। x का गुणांक की बात करें तो यहाँ पर a जो होता है वह x का गुणांक, यहाँ पर a जो है मेरे मित्र a वह x का गुणांक है, जबकि यहाँ पर जो b आप देख रहे हैं यह y का गुणांक है। x और y यह वेरिएबल नंबर है, यानी चर संख्या जिसको बोलते हैं, जिसको चर संख्या बोला जाता है उसी को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। और c क्या है, तो कांस्टेंट टर्म है, इसको अचर पद बोलते हैं। यह इसका सामान्य फॉर्म होता है या जनरल इसको फॉर्म बोला जाता है। आइए फिर हम लोग जो है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ले सकते हैं और फिर आप जो है आगे इन चीजों को पढ़ पाएंगे। जैसा देखेंगे क्या कि मेरे मित्र अगर बातें किया जाए, अगर इसी का बात करें तो यहां पर आप देखेंगे क्या, दो चरों वाले, अगला क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा। तो मेरे मित्र याद रखेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इसके लिए किस रूप का होगा, तो इसका जनरल जो फॉर्म होता है, आप अभी ये पढ़े हैं जनरल फॉर्म में मेरे मित्र, सामान्य रूप में इसका अभी पढ़े हैं, इसका सामान्य रूप के बारे में अभी पढ़े ax प्लस by प्लस c, यह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसका जनरल फॉर्म होता है। लेकिन आज याद रखेंगे कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो वो अकेला एक समीकरण से एक्स वाई का मान कदापि नहीं निकल सकता। इसके लिए हमें जो है, इसके लिए हमें दो पेयर की आवश्यकता है, दो इक्वेशन की आवश्यकता है। और वह इक्वेशन कैसा दिखाई देगा, तो वह इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का 0 होगा। इस रूप का आपको दिखाई देगा मेरे। जब भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, उनका मतलब होता है जोड़ा या पेयर, तो वह हमेशा इस रूप का दिखाई देगा आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू का 0। अब मेरे मित्र यहां पर क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स वाई का मान निकालने के लिए इसमें जो है कई तरीका है जिसके थ्रू हम जो है एक्स और वाई का मान फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे पहला इसमें आपको पढ़ना होता है ग्राफीय विधि, ग्राफीय मेथड द्वारा हम लोग जो है एक्स वाई का मान को निकाल सकते हैं। इसके बाद मेरे मित्र आप देखें क्या कि इसका पहला विधि, हम लोग को इसका पहला विधि पढ़ना होगा, फर्स्ट मेथड वह होगा ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि। दूसरा क्या होगा, तो दूसरा जो होगा वह प्रतिस्थापन, उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा पहला है ग्राफिकल मेथड
दूसरा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशनल मेथड, तीसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्या है इसको बोलते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि, और चौथा क्या है मेरे मित्र, तो चौथा जो है वह वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। इन सब विधियों की सहायता से हम एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। यहां पर इन सभी, यह क्या है भाई, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल निकालने की विधि, इसका हल निकालने की विधि यहां पर मेरे मित्र यह दिखाएंगे। पहला ग्राफीय विधि से निकाल सकते हैं, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वज्र गुणन विधि द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो मेरे मित्र आप इसको जरूर नोट कर लेंगे। और आइए हम लोग जो है इसमें एक चीज हम लोग को पढ़ना, अनुपातिक तुलना। जो अगले अनुपातिक तुलना यानी जो हम लोग ग्राफ देखते हैं, तो आखिर ग्राफ कितने प्रकार से बन सकते हैं, यह चीजों को हम लोग को पढ़ना होता है। जैसे आप यहां पर देखेंगे, क्या आप यहां पर मेरे मित्र देखेंगे कि इसको निकालने के लिए हमें, इसे निकालने के लिए इसके सॉल्यूशन जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे, पहला हमने बताया ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ग्राफीय विधि की बात किया जाए, ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड की बात करें मेरे मित्र, तो यह जो ग्राफिकल मेथड होगा, यह जो ग्राफिकल मेथड होगा, इस मेथड की सहायता से हम लोग एक्स वाई का मान दो चर वाले रैखिक समीकरण में आसानी से निकाल पाते हैं। लेकिन ग्राफ कैसा कैसा हो सकता है, तो देखिएगा, पहला प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, प्रतिच्छेदी ग्राफ या प्रतिच्छेदी ग्राफ हो, यानी अगर ग्राफ कहीं एक दूसरे को दो रेखाएं काटेंगे, इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां हम लोग जो है यहां पर आप देखेंगे प्रतिच्छेदी ग्राफ यानी एक दूसरे को यह काट रहा है। दूसरा क्या होगा भाई, यहां पर आप देखेंगे क्या कि ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल होता है, समांतर होता है, यह इसे समांतर ग्राफ कहेंगे, यह समांतर होगी। अब तीसरा क्या होगा, तो तीसरा जो आपका ग्राफ बनेगा वह आपका ओवरलैप ग्राफ होता है, एक पर दूसरा भी चढ़ा हुआ होता है, एक पर मतलब एक ही लाइन पर दूसरा भी लाइन का समीकरण खींचा जाएगा, इसको हम समपाती कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, समपाती, या इसी को बोलते हैं ओवरलैप, इसी को बोलते हैं ओवरलैप। तो यहां पर आपने देखा कि जब भी हम लोग समीकरण जो होता है बनाएंगे और ग्राफ खींचने चलेंगे, तो हमारे पास तीन स्थिति में ग्राफ दिखाई देगा। या तो हमारी जो ग्राफ बनेगी वह प्रतिच्छेदी होगा, नहीं तो दूसरा जो होगा वह समांतर होगा, और नहीं तो तीसरा जो होगा वह समपाती। यही तीन कंडीशन जो होगा हमारे ग्राफ का इसमें हो सकता है। अब आइए हम लोग पहले चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 के लिए इतना कंसेप्ट काफी है। इसके बाद हम फिर से अगले जब 3.2 में जाएंगे तो वहां पर आपको कंसेप्ट कुछ बताया जाएगा, और फिर से आगे जो है हम लोग आसानी से चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए और आसानी से हम लोग जो है आप देख पाएंगे मेरे मित्र कि हम इन सभी चैप्टरों को कर पाएंगे और बिल्कुल भी आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। आइए तो हम लोग जो है पहले प्रश्नावली पर चलते हैं और फिर मिलते हैं